सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व के इतिहास, जो कि बीए पार्ट फर्स्ट का हिस्ट्री का सेकंड पेपर है एमजीएस यूनिवर्सिटी का, उसमें हमारा टॉपिक रेनेसां चल रहा है। रेनेसां एक बड़ा लेंथी टॉपिक है मॉडर्न वर्ल्ड का, तो इसलिए इसमें कई वीडियो आप देखेंगे। ये शायद 4th नंबर का वीडियो या 5th नंबर का वीडियो होगा जो रेनेसां से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे पुनर्जागरण काल में कला यानी रेनेसां पीरियड के अंदर आर्ट के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, कला के क्षेत्र में हुए विकास को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण में क्या होता है। कला के अंदर 4 कलाएं मुख्य रूप से इसमें प्रभावित हुई: चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। पुनर्जागरण युग के अंदर इन कलाओं में मध्यकाल की जो जड़ता एवं शून्यता थी, उन प्रवृत्तियों को एक तरह से अस्वीकार कर दिया गया और उनके प्रति हमें विद्रोह की भावना दिखाई पड़ती है। यानी जो जड़ता व शून्यता थी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो धर्म का प्रभाव था या चर्च का प्रभाव था या समाज के सामंतवादी प्रवृत्तियों का जो प्रभाव था, उसको पुनर्जागरण काल में नकार दिया गया। उसके स्थान पर मानव को महत्व देते हुए मानव जीवन की सहज, स्वाभाविक एवं जीवंत अनुभूतियों को इसके अंदर बड़ा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान है, हम कह सकते हैं, दिया गया। सहज, स्वाभाविक और जीवंत प्रवृत्तियों को, अनुभूतियों के अंकन के प्रति मतलब एक नवीन उत्साह हमें है वो दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल की जो कला है, उस कला का एक जो मुख्य विशेषता थी वो यहाँ पर लिखी हुई है: जीवन के सहज सौंदर्य का जीवंत, पूर्वाग्रह मुक्त एवं स्वाभाविक अंकन है। वो पुनर्जागरण कालीन कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता में दिखाई पड़ती है। तो जीवन का जो सहज सौंदर्य, जीवन की जो वास्तविकता, उसको दिखाना, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक तरह से तार्किक चिंतन प्रस्तुत करना और स्वाभाविक अंकन कला के अंदर हमें दिखाई पड़ता है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो या कोई और कला रही हो। इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो वो है चित्रकला। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल के अंदर कौन कौन सा महत्वपूर्ण विकास हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो चित्रकला की बात करें तो सारी बातों में बात वही है कि चित्रकला के अंदर भी हमें सहज सौंदर्य की अनुभूति होती है। पूर्वाग्रह से मुक्त जो चित्र है वो बनाए गए हैं। चित्रकला के अंदर एक स्वाभाविक अंकन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अधिकतम जो चित्रकला का सर्जन है वो इटली में हुआ और पुनर्जागरण युग की जो नवीन भावनाएं थी वो सशक्त रूप से उभर करके सामने आती है। अगर सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची, जिनका पीरियड 1452 से 1519 ईस्वी है, वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व यानी एक रेनेसां व्यक्तित्व के धनी थे। एक कलाकार तो थे ही वो, इसके साथ साथ एक कवि भी थे, एक दार्शनिक भी थे, एक वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो एक रेनेसां व्यक्ति थे। और इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण या सुप्रसिद्ध चित्र बनाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र है मोनालिसा का। आपने बहुत सारी बार नाम भी सुना होगा, बहुत सारे चित्र मोनालिसा के देखे भी होंगे, जिसमें एक मुस्कुराती हुई महिला यानी एक रहस्यमय मुस्कान से युक्त ये जो चित्र है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची के जो मोनालिसा चित्र है वो विश्व कला जगत की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। यह एक पोर्ट्रेट है यानी व्यक्ति चित्र है, जिसमें लियोनार्डो ने जियोकोंडो नामक एक व्यक्ति की युवा पत्नी मोनालिसा का ऐसा माना जाता है कि चित्रांकन किया है, जिसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान अक्सर हमें दिखाई पड़ती है। लियोनार्डो ने बड़ी खूबसूरती से इसमें चित्र को उत्कीर्ण किया है, जिसके अर्थ
या भाव की अनेक संभावनाएं इसके अंदर हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा उनका एक और सुप्रसिद्ध चित्र है द लास्ट सपर, यानी अंतिम रात्रि भोज नामक ये जो चित्र है वो भी अत्यंत उत्कृष्ट रचना है लियोनार्डो दा विंसी की। इस चित्र में ईसा मसीह रात्रि भोज के अवसर पर अपने साथियों के मध्य ये घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से एक साथी उन्हें दगा देने वाला है। इस ईसा मसीह के चेहरे का भाव प्रशांत एवं स्थिरचित्त है, लेकिन उसके सभी साथियों के चेहरे पर अलग अलग किस्म के भाव इस चित्र के अंदर हमें दिखाई पड़ते हैं। लियोनार्डो दा विंसी के बाद अगर हम दूसरे चित्रकार की बात करें तो वो है माइकल एंजेलो, जिनका पीरियड 1475 से 1564 माना जाता है। ये भी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, यानी हम कह सकते हैं कि रेनेसां व्यक्ति थे, जो एक चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, कवि भी थे और एक वास्तुकार भी थे। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण चित्र बनाया गया वो है द लास्ट जजमेंट, यानी अंतिम न्याय। ये इनका महत्वपूर्ण चित्र है, जो सिस्टाइन चैपल का जो एक तरह से गिरजाघर है वेटिकन सिटी के अंदर, उसकी छत के ऊपर ये चित्र है वो बनाया गया है। और इसमें उन्होंने मानवीय शरीर का, उसकी गतिमान अवस्था का एक बड़ा ही एक कह सकते हैं नैसर्गिक और जीवंत चित्रण है वो प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो तीसरे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं इटली के वो हैं राफेल। 1483 से 1521 इनका महत्व कार्यकाल है, यानी बहुत ही छोटी सी आयु 37 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक श्रेष्ठ चित्रों का सर्जन किया, जिनमें सिस्टाइन मैडोना का जो चित्र है वो एक सुप्रसिद्ध चित्र है, जो अपनी कलात्मक उत्कृष्टता, अपने वात्सल्यता, अपने मनोहरी रूप एवं जीवंत भावदृष्टि के लिए पूरे विश्व में व्याख्यात है। राफेल ने मैडोना और शिशु के 50 से भी अधिक महान चित्रों की रचनाएं वो की है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रकार हुए, जिन्होंने चित्रकला को एक नए अंदाज में, एक नए रूप के अंदर प्रस्तुत किया। अब हम बात कर लेते हैं मूर्ति कला की। उल्लेखनीय है कि मूर्ति कला या स्थापत्य कला के क्षेत्र में मध्यकाल के दौरान जो अधिकांश कार्य उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में हुआ, नहीं कि इटली के क्षेत्र के अंदर। तो यूरोप के अंदर जो गोथिक शैली फली फूली थी, गिरजाघरों और उनके जो बहुत सारे निर्माण इस शैली के अंदर हो रहे थे, लेकिन 14वीं सदी से कला के सभी क्षेत्रों, चाहे वो मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, इसमें एक नवीन शैली ने जन्म लिया, नए रूप में उस शैली ने जन्म लिया, और जो पुरानी गोथिक शैली है उसका स्थान है नवीन शैली ने ले लिया। अब इसके अंदर कई महत्वपूर्ण चित्रकार हुए, जिनमें सबसे पहले हैं जेकोपो देला कवर्सिया, जिनका पीरियड 1374 से 1438 ईस्वी के मध्य रहा है। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और सिएना के मेरी फाउंटेन एवं बोलेग्ना के सेंट पेट्रो नियो गिरजाघर के मुख्य द्वार के संगमरमर ये तक्षण कला का कार्य इनके द्वारा किया गया। ये मूर्ति शिल्प क्लासिकी सौंदर्य के आदर्श से प्रेरित थे और यथार्थवाद पर इनके बहुत सारे चित्र, यानी यथार्थता को दिखाते हुए इनके चित्र बनाए गए। अगले व्यक्ति वो है लोरेंजो गिबर्ती, जो एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे और इनका जो पीरियड है वो है 1378 से लेकर के 1455। लोरेंजो गिबर्ती ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक में ही फ्लोरेंस की बेप्टिस्टी के उत्तरी क्षेत्रों में मूर्तिकला के क्षेत्र में बड़े कार्य किए। यथार्थवादिता पर आधारित इनके चित्र थे, इनमें भव्यता एवं सौंदर्यता भी हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगले चित्रकार हैं मूर्तिकार है दोनोतेलो, जिनका पीरियड है 1386 से 1466। दोनोतेलो भी एक महान चित्रकार थे। उसने गोथिक प्रवृत्तियों से मूर्तिकला को आज़ाद किया और उसमें रूढ़ि मुक्त स्वाभाविकता की सृष्टि का सर्जन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 3 प्रसिद्ध इनकी एक तरह से कृतियाँ या मूर्तियाँ कह सकते हैं, जिसमें एक है फ्लोरेंस के गिरजाघर के अंदर लगी हुई सेंट जॉर्ज की प्रतिमा, दूसरी है डेविड की कांस्य मूर्ति जिसमें उनके शरीर का हर अंग है वो ऊर्जा से परिपूर्ण दिखाई देता है, और तीसरी इनकी जो मूर्ति है बनाई हुई वो है फ्लोरेंस के कैथेड्रल में शिल्पित गायनरत नृत्यरत युवाओं का दृश्य सिंगिंग कोयर के नाम से, जो अपने अपूर्व सौंदर्य के लिए विख्यात है।
अब हम बात कर लेते हैं माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो जिनके पीरियड के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ये भी एक रेनेसां व्यक्ति थे जो चित्रकार होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। इनकी अगर रचनाओं की मूर्तियों की बात की जाए तो माइकल एंजेलो की प्रारंभिक मूर्तियों में महत्वपूर्ण है पिएता, जो एक सुंदर युवा कुंवारी कन्या की मूर्ति है जो अपनी गोद में मर्द ईसा मसीह के शरीर को लिए हुए हैं। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण मूर्ति है संगमरमर से बनी हुई डेविड की विशाल मूर्ति जो फ्लोरेंस में स्थित है। इसके अलावा इन्होंने पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए निर्मित एक विशाल मोजेस की मूर्ति भी बनाई जो क्रोधपूर्ण मुद्रा में है और जिसकी आंखें दूर विस्तीर्ण में कुछ देख रही है। इसके अलावा मेडिसी परिवार के द्वारा भी इनके द्वारा कई चित्र बनाए गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल के एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे। तो ये मूर्तियों की बात हो गई। अब हम तीसरा पार्ट लेते हैं कला का, वो है स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण युग में स्थापत्य या भवन निर्माण की एक नवीन शैली का विकास हुआ। यानी जो पुरानी गोथिक शैली थी उस गोथिक शैली के स्थान पर हम कह सकते हैं कि ये जो आप गोथिक शैली देख रहे हो, ये जो गोथिक शैली है इसके स्थान पर प्राचीन यूनान व रोम की क्लासिक शैली को आधार बनाकर एक नवीन शैली का निर्माण है वो इस रेनेसां पीरियड के अंदर किया गया। और इस नवीन शैली की देखिए विशेषताएं क्या क्या थी। मेहराब, गुंबद और स्तंभों से परिपूर्ण है ये शैली थी, यानी जिसमें मेहराब थे, गुंबद थे और स्तंभ थे। इसके साथ साथ इस स्थापत्य कला की और क्या विशेषता थी, रूपांकन बड़े अच्छे ढंग से किया गया था और अलंकरण भी बड़े अच्छे ढंग से किया गया था। यानी इस तरह के नवीन तत्वों का समावेश भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस स्थापत्य कला के अंदर जो महत्वपूर्ण कलाकार थे अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ब्रूनेलेस्की का। ब्रूनेलेस्की एक महत्वपूर्ण कलाकार थे इटली के, जिनका पीरियड 1377 से 1446 के बीच में माना जाता है। इन्होंने रोम के प्राचीन भवनों का गंभीर वास्तुशास्त्रीय अध्ययन किया और फ्लोरेंस नगर के अंदर जो गिरजाघर बनाया वो एक बड़ा ही भव्य गिरजाघर बनाया गया जिसमें स्तंभ, मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग इनके द्वारा बड़े स्तर पर किया गया। ये एक बहुत ही उच्च श्रेणी के कार्य करने वाले या मौलिक कार्य करने वाले महत्वपूर्ण कलाकार थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य और कलाकारों की तो उनमें नाम आता है ब्रेमेंटी का भी। ब्रेमेंटी जिनका पीरियड 1444 से 1514 के बीच है। इनके द्वारा जो बनाया गया भव्य भवन है वो है रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर, और इसको बाद में राफेल व माइकल एंजेलो के द्वारा है वो पूरा किया गया। यह गिरजाघर ईसाई धर्म का एक भव्य स्मारक है। इसमें एक सुंदर अनुपात वाली विशाल एवं शानदार गुंबद बनी हुई है जिसके निर्माण की योजना माइकल एंजेलो ने बनाई थी। गिरजाघर के अंतर्वर्ती हिस्सों के अंदर बड़ा समृद्ध मूर्तिकला एवं अलंकरण किया हुआ है। अपनी अनेक विशेषताओं के कारण सेंट पीटर का गिरजाघर पुनर्जागरण युग की स्थापत्य कला का एक भव्यतम स्मारक है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस तरह से ये जो स्थापत्य कला है ये मानववाद की भावना में नव दीक्षित यूरोप वासियों की सौंदर्य मूलक भावनाओं को पुनर्जागरण युग की इस नवीन स्थापत्य कला ने संतोष व हर्ष प्रदान किया। इस तरह से ये महत्वपूर्ण कलाकार रहे और इनके द्वारा इस तरह से स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया गया। आगे हम अगली कला की बात कर लेते हैं और वो है संगीत कला। तो पुनर्जागरण ने संगीत कला को भी प्रभावित किया। संगीत कला के क्षेत्र में भी नए नए परिवर्तन हुए। अगर बात करें नए नए वाद्य यंत्र आए या उनका आविष्कार हुआ तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हार्पसिकार्ड और वायलिन। हार्पसिकार्ड और वायलिन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हमें इसी काल के अंदर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या क्या, तो इटली के अंदर अगर हम बात करें तो इटली के वासियों ने ऑर्केस्ट्रा संगीत, ये जो ऑर्केस्ट्रा संगीत आप देख रहे हो जो बड़े स्तर के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी शुरुआत भी हम यहीं से मानते हैं। और ऑर्केस्ट्रा संगीत का सबसे पहला जो ओपेरा है वो 1594 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है, पुनर्जागरण काल के क्वेश्चन है
कि ओपेरा की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले कहाँ किया गया, या RS मेंस में भी पूछे जाते हैं कि संगीत कला के क्षेत्र में, क्योंकि RS मेंस में पुनर्जागरण एक टॉपिक है और उसमें पूछा गया है कि संगीत पुनर्जागरण काल में संगीत कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए या क्या विकास हुआ। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम देखेंगे। पैलेस्टाइना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे जिनका पीरियड 1524 से 1594 के बीच माना जाता है। इन्होंने मास ऑफ पोप मार्लेसस नामक एक पुस्तक लिखी है। ये इनकी क्या है, एक पुस्तक है, मास ऑफ पोप मार्सेलस, जिसमें इन्होंने गैर धार्मिक पद्य बंदों का संग्रह किया, यानी धार्मिक विषय है, उन धार्मिक विषयों का प्रभाव है हमें बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसको पैलेस्टाइना के द्वारा किया गया है। तो जो लैटिन संगीत है, इस संगीत से एक नई परंपरा की शुरुआत होती है जिसमें छंदों, मंत्रों, मोरवियन जैसे धार्मिक गीतों का, स्वरचित पदों का, इसका भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल हमें दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के कला का टॉपिक हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय